नमस्कार, मैं हूं जितेन। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ओम नमः शिवाय। तो ये कुछ टीनेजर का दौर था और जब मैं टीनेज में था अपनी, तो एक बहुत सारा स्ट्रगल था मेरे अंदर। और मेरी जैसे मुझे दिक्कत हो रही थी समझने में चीज़ों को। बट इसी में कुछ ऐसे दौर आया, कुछ ऐसा हुआ कि भाई कुछ दिन क्या कहेंगे उसे, हाँ, कॉमर्स हमारे टाइम में उसे कॉमर्स कहा जाता था, जैसे बिजनेस स्टडीज कहा जाता है। तो मैं ऐसे कभी पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बाई चांस की बात की, ये स्टडीज़ की और मजबूरी में की। क्योंकि जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला भाई प्राइवेट फॉर्म आर्ट्स का आप नहीं भर सकते। साइंस मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था स्टडी। इसी दौरान मेरा फिजिकल भी बहुत अच्छा चल रहा था, हैवी चल रहा था। तो मैंने आर्ट्स लेनी चाहिए और मैं बाई चांस जो है वहाँ पता चला कि भाई इस साल रूल बदल गया। हाँ, मैं आता था क्लास में, जब धीरे धीरे करके पहुँचता था किसी पर्टिकुलर चैनल तक, तो अक्सर नियम बदल जाते थे। ऐसे ही मेरे साथ ग्रेजुएशन के दौरान भी हुआ कि 2 साल का नियम 3 इयर्स डिग्री कोर्स में बदल गया। अगर मैं ठीक समय में पहुंच जाता तो ये 2 साल की डिग्री थी, लेकिन ये मेरे लिए 3 साल की हो गई। और ये बड़ा स्ट्रगल है, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा इसमें। और मैं आया फिर कॉमर्स में, तो मुझे बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स में मैंने नहीं थी मेरे पास, उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंकिंग थी। आई स्टडीड हिंदी थी, आई स्टडीड इंग्लिश थी, आई स्टडीड एंड देयर वाज अ सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो मैं इसमें फेल हो गया था बहुत कम नंबरों से, लेकिन मेरी समझ में सारा अकाउंट्स करीब करीब मैंने पढ़ लिया था और बाद में कंप्यूटर पर टैली भी कर ली। लेकिन उस टाइम में फेल हो गया था भाई। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें कोई ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की थी पास होने की, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा कुछ इसमें इंटरेस्ट उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था। फिर मैं आर्ट्स में आया तो मैंने, हाँ, यूपी बोर्ड की आर्ट्स में, तो मैंने पढ़ा यार क्या है। तो वहाँ पे मेरे पास इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स एंड देन ज्योग्राफी एंड इंग्लिश एंड हिंदी। अब यहाँ हिंदी जो थी वो लिटरेरी हिंदी थी, हिंदी बदल गई थी, जनरल हिंदी नहीं थी, लिटरेरी हिंदी थी, जिसमें एक पेपर संस्कृत का भी था। 10th में भी होता है यूपी बोर्ड में, मुझे नहीं पता अब भी होता है, मुझे किसी ने बताया था कि अभी भी होता है। 3 पेपर होता है हिंदी का। लिटरेरी हिंदी इज लिटिल टफर देन जनरल हिंदी। हो गया, लेकिन कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई इसमें। मेरी हिंदी ठीक ठाक ही थी, अखबार पढ़ते थे। और हाँ, मेरे घर में अखबार पढ़ने का बड़ा चलन था। फादर फास्ट मोमेंट में अखबार पढ़ते थे, खाना का ब्रेकफास्ट करते करते, कभी आधा खाया नहीं खाया, ब्रेकफास्ट करते करते अखबार पढ़ा, इन बिटवीन फ़ोन आ गया, कॉल आ गई। और वो बाहर कुछ नहीं खाते थे, वो कहते थे यार दिस फूड इज़ नॉट गुड। और उनके खाने की जगह भी कभी कभी कुछ स्पेसिफिक होती थी। जब उन्हें बाहर खाना पड़ता था, होटल में खाना पड़ता था, तो वो कोई ख़ास जगह होती थी, कोई जैसे जैन ढाबा या कुछ इस तरीके का, जहाँ बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन वो करते थे। गुड। नहीं, मैं तो जब 10th में आया तो मैंने आर्मी के हिसाब से सब कुछ सीखा, दोनों भाई। खैर, ये तो एक अलग बात है। फिर क्या हुआ कि फादर के लेक्चर मिलते रहे एंड आई थॉट दैट ही इज़ वेरी वरीड अबाउट मी। शायद उन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, बहुत उम्मीदें थी। और मैं
खरा नहीं उतरान पे, अफसोस रहेगा हमेशा। खैर वो फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, धीरे धीरे वो रिटायर हो गए। ही डिड वेरी वेल, बहुत मेहनत की थी उन्होंने जिंदगी में। हाँ, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं अपने बचपन का आप लोगों को। मेरे फादर बहुत सिंपल आदमी थे, एक ही पाई जोड़ते थे। हमारे घर के रहने का सिस्टम बड़ा सिंपल था, बात तक था। अब थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है। वो भी बड़े कहने सुनने के बाद कि भाई नहीं, बस अब आपको जो है घर को बनाने दो। घर भी भाई ने बड़े एफर्ट के साथ वो किया, स्पेंडा नहीं बनी। बस उनकी वर्दी बड़ी नीट एंड क्लीन होती थी। ही सो वियर वेरी गुड ड्रेस। मैं कभी फ़ोटो अगर कभी दिखाए उनके तो बहुत अप टू डेट पुलिसमैन रहते थे वो हमेशा। हाँ, उनके पास कभी मोटरसाइकिल नहीं थी, बुलेट, वो साइकिल पे चला करते थे। और भीड़ में कभी कभी साइकिल से भी उतर जाते थे, तो दूसरे से इंस्पेक्टर्स कभी कभी इसकी मजाक उड़ाया करते थे। पर उन्होंने बाद में मोटरसाइकिल खरीदी थी, बट वो से कोई और ही चलाता था। उनको ठीक से कभी मोटरसाइकिल चलाना नहीं आया। दो उनके पास लंबे समय, पुराने समय से साइकिल थी एंड ही वॉज अ गुड राइडर, बट उनको शायद जैसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फाइनली तो ये तो एक बात थी एक जिंदगी की। जिंदगी चलती रही अपनी रफ्तार से और मैं कोशिश करता रहा कदम से कदम मिलाने की। पर दिक्कत वाली बात थी कि मेरे कदम कभी ज़िंदगी के साथ मिले नहीं। अब वजह क्या थी ये तो मुझे ठीक से नहीं मालूम, पर बस था कुछ ऐसा ही। खैर, ये तो थी ज़िंदगी की कुछ बातें। और बस ज़िंदगी यूँ ही चलती रही अपनी रफ्तार से और मैं कोशिश करता रहा इसके साथ कदम से कदम मिलाने की। ये अलग बात है कि मेरे कदम कभी ज़िंदगी के साथ मिले नहीं। वजह पता नहीं क्या थी, क्या वजह थी मैं नहीं जानता। ओके, चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंट की। सेवा, निष्ठा और कर्तव्य बड़ा मुश्किल सा काम है ये। और मुश्किल क्या, मैं कहूँ कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है हिंदुस्तान के अंदर। सबसे मुश्किल कामों में से ये एक है जिसमें समुद्र सी गहराई, शौर्य, वीरता और साहस दोनों की ज़रूरत है एक साथ। गहराई का मतलब है कि भाई एक तरफ अधिकारी खड़े हैं, दूसरी तरफ पब्लिक है, पॉलिटिक्स, जनप्रतिनिधि जनता के हक में सवाल मांग रहे हैं कि भाई आपने क्या किया। मीडिया अलग बोल रहा है। पार्टी यहाँ भी दो ही होती है, एक पक्ष में एक विपक्ष में, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। एंड कहते हैं कि जब आदमी सीट पर बैठा होता है तो उसके हाथ में ईश्वरीय शक्ति होती है। किसी भी सीट पर बैठे, मेरे पापा कहा करते थे ऐसा। और पुरानी जो एक विचारधारा है उनमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। दुनिया भर में बहुत सारी जगह ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब दुनिया भर में बहुत सारी जगह माना जाता था। आप पढ़ें, बिल्कुल सही है ये बात। तो ये जो है लोग बैठे होते हैं न्यायाधीश की कुर्सी पे या कहीं भी, तो विधानसभा में बैठा विधायक और संसद में बैठा सांसद जब कानून बनाते हैं या वोटिंग करते हैं तो ये एक तरह से राष्ट्र के भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। और फैसले, असली फैसले कौन लेता है? ईश्वर। ऐसी न्यायालय, न्यायाधीशों के निर्णय, ये एक तरह से ईश्वर का नाम है। एक प्रहरी भी ईश्वर का नाम। वैसे तो सभी ईश्वर का काम करते हैं यहाँ पे, हर आदमी को ईश्वर का ही काम कर रहा है वो, क्योंकि हर का जो है ना वो किसी न किसी से जुड़ा है, वो पूरे समाज से जुड़ा है। बहुत पुराने समय में एरिस्टोटल ने कहा था
कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या बात है। तो जब ईश्वर एक सीट दे दी जाती है और वहां पे काम आता है जो आपको, जिसके साथ आपको पूरा इंसाफ करना है और कर्तव्य का पालन भी करना है। शायद असली धर्म यही है, कर्तव्य का पालन। जैसे मेरे फादर कहते थे, ड्यूटी फर्स्ट। बहुत कितने बार सुना मैंने, ड्यूटी फर्स्ट। तुम्हें ड्यूटी नहीं मालूम अपनी? तुम्हारा काम क्या है? हाँ, मुझे उनकी एक बात याद है। तो वो जब ऐसा कहते थे तो कितनी जिम्मेदारी रही होगी और कितनी गहराई से इस बात को समझते होंगे। उन्होंने न जाने जिंदगी में कितनी बार मेरे सामने रिपीट किया। थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे बताया तो ये। और फिर क्या होता है, जब आदमी ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके सामने विषम परिस्थितियां आती हैं। अक्सर हर बात कोई लिखी हुई थोड़ी होती है कि ऐसे करना है आपको। अचानक कुछ नया आ गया। होता है कभी ऐसा? किसी ने कहा भाई ऐसा हो गया सर, बात तो ये थी। तो उस स्थिति में हर एक सीट पे बैठे आदमी को विवेक से निर्णय लेने का अधिकार है। सामान्य नागरिक को भी है, संवैधानिक अधिकार है विवेक से निर्णय लेने का अधिकार। और अब आप बड़ा कॉमन सा शब्द है विवेक। मेरे ख्याल से शायद इसका मैंने अपनी किसी किताब में भी इसका जिक्र किया है। इसे अंग्रेजी में शायद विजडम कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। विजडम, विवेक। हिंदी में मैं बड़ा स्पष्ट जानता हूँ इस शब्द को। अब विवेक होता क्या है? हाँ जी हाँ, मेरे एक हिंदी के अध्यापक ने बताया। उन्हें लगता था मैं क्लास में सो रहा हूँ। मेरे से एक बार पूछ बैठे थे, तुम सुन नहीं रहे हो? लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे टीचर थे वो, बस थोड़े से रूड थे। रूड नहीं, मैं गलत कह गया। वो सख्त बोलते थे मेरे फादर की तरह। रूड नहीं थे वो, कभी रूड नहीं थे। वरना इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई और मुझसे पूछा भी कि तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। शायद इसीलिए ना टोक दिया उन्होंने। ऐसी बातें कई बार उस क्लास में कही गई मुझसे। हालांकि मैं थोड़े ही दिन था उस क्लास में। हाँ, ऐसा ही था मेरा। तो उन्होंने कहा विवेक का मतलब है ज्ञान को इस्तेमाल करने की, क्या कहूँ ऐसे, क्षमता। अगर आप ज्ञान को इस्तेमाल करना जानते हैं तो उसे विवेक कहते हैं। ज्ञान को इस्तेमाल करना यानी ज्ञान जो आपके पास ज्ञान आता जा रहा है उसको इस्तेमाल करने की क्षमता। बड़ा जटिल था विवेक का मतलब। हाँ, मेरा एक पुराना मित्र भी था विवेक, मेरी छोटी क्लास में पढ़ा करता था, तो मुझे विवेक शब्द मालूम था। बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। मैं बाद में भी कभी मिलने गया था उससे, कोई उस क्लास के 8-10 साल बाद। फिर नहीं मिला। ओके, तो विवेक शब्द का मैंने मतलब बताया कि भाई ज्ञान को इस्तेमाल करने की क्षमता को विवेक कहते हैं। और शायद इसका अंग्रेजी में अगर तर्जुमा करें या अनुवाद करें तो इसको कहेंगे अनुवाद नहीं, सॉरी, अनुवाद अगर करें तो इसे कहेंगे विजडम अंग्रेजी में। तो शायद ये विवेक से काम करना एक संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, और सभी का है ये। और खासकर विषम परिस्थितियों में तो बिल्कुल विवेक से तो देखो काम सभी करना चाहिए। सभी को करते हैं नहीं करते हैं वो तो देखो उनका है, लेकिन सभी को करना चाहिए विवेक का इस्तेमाल। विषम परिस्थितियों में तो ये अनिवार्य हो जाता है। ऐसा ही काम, जटिल काम पुलिस का भी है। यहाँ विवेक की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, बड़ा जटिल होता है और कभी कभी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, गंभीर जेल भी जाना पड़ता है, सस्पेंड भी होना पड़ता है, लाइन हाजिर भी होना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। नौकरी छूटने की हमेशा डर बना रहता है, एनी टाइम। मेरे फादर कहते थे पुलिस की नौकरी में एक पैर जेल में रहता है। हाँ, मेरे कानों में जो है डाली जाती थी सब बातें, गरम शीशे की तरह। गरम ही यूज्ड टू गिव हॉट डोज, गरम डोज डालते थे वो कान में
और बस वो आंवले की तरह गुणकारी थे, जैसे आंवले का स्वाद अच्छा नहीं होता, ये तो सेम लाइक दैट, बहुत गुणकारी थे। तो अब ये तो जॉब के कंडीशंस हैं, नेचर ऑफ जॉब है, ऐसा है। लोग नहीं समझ पाते कि ये आदमी जिसका पेट निकला हुआ है, जो मोटा हो गया है, कुर्सी पे बैठा है, और इसकी जो है ये बात जो कर रहा है ये कुछ डिप्लोमेटिक है या ये भन्नाया हुआ है, ये बिल्कुल वो काम नहीं कर रहा जो मेरे लिए ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं फादर से पूछा एक बार, यहाँ कहीं मैंने सुना कि भाई पुलिस मैंस को जो है पुलिस लाइन बुलाया गया फिट करने के लिए, क्यों? जिनके पेट निकले हुए थे। ओके, मैं अभी सोचता था, पापा को कहता था, पापा इनके पेट निकला रहता है, ये निकला रहता है, और दे आर नॉट फिट। पापा ने जो जवाब दिया तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, भाई ये रात भर ड्यूटी करते हैं, खाना मिला या नहीं मिला, हर जगह तो इनके खाने का इंतज़ाम नहीं होता, कहाँ करते हैं? जंगल में करते हैं, सड़क पे करते हैं, तो रात के टाइम गश्त कर रहे हैं, वहाँ करते हैं, मिला नहीं मिला, ड्यूटी पे रन किया नहीं किया, नींद पूरी नहीं हुई, फिर आ गए। तो वो जो खाना इम्प्रॉपर है या प्रॉपर रेस्ट नहीं है या काम ज़्यादा होता है, कभी कभी अचानक बढ़ जाता है, इलेक्शन टाइम हो गया, त्यौहार आ गए, ये हो गया, वो हो गया, एक्स्ट्रा फोर्स भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं होती, मामला सेंसिटिव होता है। कई जगह पुलिस घिर जाती है, खुद घिर जाते हैं, डेंजर में आ जाते हैं, रिस्क जोन में आ जाते हैं। मैंने फादर को देखा है, कई बार देखा ऐसे हालात में, और बड़ी सूझबूझ से निकलना पड़ता है। पर बस करना पड़ता है भाई, काम है तो यू हैव टू डू द जॉब, और करना भी चाहिए। और वैसे ही जैसे आर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉर्डर पे, कंपल्सरी, अगर वहाँ एक सैनिक नहीं खड़ा तो पूरा देश नहीं, कोई आराम से नहीं सो सकता। ऐसे ही हमारे इंटरनल मैटर्स पुलिस सॉल्व करती है। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अगर पुलिस ना हो तो यहाँ शांति रह सकती है क्या? मुझे शिकायत है उन लोगों से जो अचानक हड़ताल पे चले जाते हैं, सरकारी लोगों से। हाँ, मुझे शिकायत है डेफिनेटली। मैं देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं शिकायत है। अगर किसी दिन पुलिस चली जाए हड़ताल पे, जरा इमेजिन कीजिए उस स्थिति को। पुलिस कहेगी मैं हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं भाई, आर्मी कहते हैं हम स्ट्राइक पे हैं भाई, आज नहीं लड़ेंगे, चाइना से कहो कल को लड़ेगा ना, बड़ा मुश्किल है, कभी नहीं जाना स्ट्राइक में। दे हैव टू ऑन द वर्क ऑन द ड्यूटी एंड ड्यूटी पास्ट। कर्तव्य की जिम्मेदारी है वहाँ पर, कर्तव्य तो करना ही है। ओके, फिर बात आती है उनके घर की। ये बड़ा टची सा है, और मैंने एक लाइन तैयार की है किसी पुराने फिल्मी गाने से, और पता नहीं मैं गा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं गाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, और मुझे मूड बनाना पड़ता है गाने के लिए। मैं यहाँ बिल्कुल एकदम रनिंग में गा रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 बार गाऊँगा इसे, हो सकता है आ जाए, धुन में आ जाए, टोन में आ जाए। और अगर नहीं आया तो काइंडली मतलब को समझिए। मैं अगर रोया तो कोई बात नहीं, आप भी रोए तो मुश्किल होगी। मैं अगर रोया तो कोई बात नहीं, आप भी रोए तो मुश्किल होगी। मैं अगर रोया, मैं अगर रोया तो कोई बात नहीं, आप भी रोए तो मुश्किल होगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राइड वेल। मैं ऐसे ही समझता हूँ कि आई ट्राइड वेल। आप क्या दीजिएगा? ट्राइड वेल। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई कर दी। ठीक है साहब, फिर आपको कुछ और बताऊँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं डिपार्टमेंट के सामने कि ना वो सोए हैं, ना उन्होंने खाना खाया, और भीड़ है, मॉब है,
कम आदमी हैं, पूरे आदमी नहीं हैं, अचानक नहीं अवेलेबल होते, अचानक से कहीं पे डिप्लॉय नहीं किए जाते आदमी, कहीं रिजर्व फोर्सेस होती हैं, आने में टाइम लगता है। एंड मॉब का क्या है, अचानक से आ गई। पहले तो ऐसे ही बहुत अच्छा था, और अभी शायद अच्छा नहीं, सॉरी, पहले तो ये बहुत मुश्किल था, अब अच्छा हो गया है। अब शायद कुछ नए नियम बने हैं, कुछ इस तरीके का इंतज़ाम रखे जाते हैं, सभी जगह अरेंजमेंट्स किए हैं, फोर्सेस भी बढ़ी हैं, डिफरेंट तरह की पुलिस हैं, जैसे CRPF, इट इज़ कॉल्ड पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा एक रेलवे पुलिस होती है, और बहुत सारी पुलिस है। IT क्या है, ITB बॉर्डर पुलिस, ITBP, हाँ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भी एक पुलिस है जो बिल्कुल सेना की तरह काम करती है, बड़ी एफिशिएंट होती है पहाड़ों में काम करने के लिए। तिब्बत बॉर्डर यानी तिब्बत बॉर्डर हाई अल्टीट्यूड पे बढ़िया काम करता है, बेहतरीन। मैंने इन्हें काम करते हुए देखा कई बार, एंड आई नो लिटिल बिट अबाउट दैम एज आई वॉज इन मसूरी, तो इनका ट्रेनिंग सेंटर था एक वहाँ पे, और कई जगह है, तो मुझे जानने का थोड़ा सा मौका मिला, लिटिल बिट, आई नो लिटिल बिट अबाउट दिस, लेकिन मैं जानता हूँ। एंड इसके अलावा दूसरी फोर्सेस भी हेल्प करती हैं पुलिस को काम करने में, और इंटरनल यूज़ के लिए होती है। तो याद रखिए, ये इंटरनल यूज़ के लिए बहुत ही अभिन्न अंग है। अगर इंटरनल में सही नहीं चलेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दे कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, मतलब जाना भी नहीं चाहिए। आर्मी और पुलिस कभी नहीं जा सकती, तो दूसरे लोग क्यों जाते हैं स्ट्राइक पे? सांकेतिक हड़ताल कीजिए। यू शुड बी ऑन द ड्यूटी एंड यू शुड कंप्लेन समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लेंट्स। जो सुनेगा कोई ना कोई कंप्लेंट्स, आप काली पट्टी बांध लिए जापानियों की तरह या किसी और की तरह। सांकेतिक प्रोटेस्ट, हड़ताल का कोई मतलब नहीं होता कि आप काम छोड़ो और आप चले गए। खैर, ये तो आपका अपना फैसला है। पॉलिटिक्स देखें, दूसरे लोग देखें, यूनियंस देखें, या जो भी लोग हैं उनको एक बार विचार तो ज़रूर करना चाहिए मेरी बात पे। अब नंबर दूसरी बातें आती हैं, जब घर की बात आती है तो घर भी होता है सभी का, सभी का घर होता है, बच्चे भी होते हैं, और जब घर से कोई फ़ोन आता है, कोई बीमार होता है, ड्यूटी पे आदमी होते हैं, आर्मी में भी होता है लोग, लेकिन मेंटेन करते हैं उसको, पुलिस में भी मेंटेन करते हैं उस बात को। घर से फ़ोन आ गया, कोई डेथ हो गई किसी की, कोई बीमार है, किसी की शादी है, सभी बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आदमी पहुंच जाता है वहाँ पे, और पर कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं घर पे कि आदमी विचलित होता है ड्यूटी पे खड़ा हुआ होता है। बट द सेक्रीफाइस, ड्यूटी फर्स्ट, वही बात है ना, सबसे पहले काम करना होता है, फिर उनके रिस्पॉन्सिबल अफसर्स जो हैं वो देखते हैं, ऑफिसर्स, कि भाई ठीक है वी गो। और छुट्टी तो कभी कभी जंग के टाइम भी दी जाती है। कुछ चीज़ें हैं, बड़े मुश्किल से हालात हैं। जैसे मैंने एक बार एक इलेक्शन ड्यूटी के दौरान एक सिपाही को देखा, और वो बेचारा जूते, वर्दी, बड़ा सा पेट लिए, सिर पे होल्डर लिए, एंड ही वाज वॉकिंग, रोड पर चल रहा था। और मैंने देखा उसे कहाँ जाना है, तो मैंने मोटरसाइकिल से, मैंने उसे बैठाया नहीं ना, उससे होल्डर लिया, मैंने देखने की कोशिश की कि ये जा कहाँ है, तो वो कम से कम 3 या 4 किलोमीटर चल के गया। तो कई बार ऐसी ड्यूटीज़ के दौरान रहने और ठहरने की व्यवस्था कभी कभी बढ़िया नहीं होती, और हो भी नहीं सकती, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब अगर करनी है तो इट्स अ बिग इशू, और बड़ी मुश्किल से की जाती है, लेकिन हो जाती है। वैसे तो कहीं ना कहीं रहते ही हैं, किसी बैरक में या कहीं स्कूल में, जहाँ भी कोई एक सेटलमेंट है उनका, और वो बेचारा पैदल क्यों जा रहा था, मुझे इसके रीजंस, शायद उस टाइम टेम्पो वगैरह जैसी व्यवस्थाएँ नहीं थी, ये जो टाइम है, जिस टाइम की मैंने बात की है। और लेकिन अब व्यवस्थाएँ हैं, और दे आर डूइंग वेल। और पुलिस में भी बहुत जो जवान है हमारा पुलिस का, कई बार मैं देखता हूँ BSc वगैरह किए हुए और बड़ी अच्छी डिग्री लिए हुए। मैंने तो शायद किसी को ये देखा कि वो B.Tech किए हुए थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, एंड ही वाज अ कांस्टेबल इन द यूपी पुलिस, प्राउड ऑफ देम।
और सभी को नए युवाओं के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है कि दे शुड जॉइन दिस जॉब। और ये भी एक बड़ा चुनौतियों भरा काम है। दे शुड वर्क गुड, सर्व वेल, और इस डिपार्टमेंट का उन्हें सम्मान बढ़ाना चाहिए अच्छे काम करके। फिर मैं कह रहा था घर की बात, तो फिर वही अब मैं पूरी लाइनें पढ़ूँगा उनकी आज़म शाकिरी की। अब घर की बात आई ना, वैसे देखो घर की बातें जो होती है ना, सभी का घर होता है, एवरीबडी, और ये सभी के घरों के बारे में बात है, ये खाली पुलिस के घरों के बारे में नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे हमारी सबकी समस्याएं होती हैं, उनकी भी ऐसी ही समस्या है कुछ घर के बारे में। तो मैं फिर पढ़ता हूँ इसको, इस बार पूरा पढ़ता हूँ। तो आज़म शाकिरी साहब ने जो 4 लाइनें मैंने छिपाई थी पहले, मैं उनको बोल रहा हूँ फिर से। इस बार कोशिश करता हूँ कि गा के सुनाऊँ आपको। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए। जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए। चिड़िया रोकर ये कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। चिड़िया रोकर ये कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। चिड़िया रोकर ये कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं आँखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। यूं पलकों पर है आंसू, जैसे फूलों पर शबनम। हम उस बस्ती में है जहाँ धूप ज़्यादा साए कम। हम उस बस्ती में है जहाँ धूप है ज़्यादा साए कम। धूप है ज़्यादा साए कम। अब ज़ख्मों में ताब नहीं, अब ज़ख्मों में ताब नहीं, क्यों लाए हो अब मरहम। अब ज़ख्मों में ताब नहीं, क्यों लाए हो मरहम। अब ज़ख्मों में ताब नहीं, क्यों लाए हो मरहम।
थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की गाने की और मैं कई जगह उखड़ गया। ऐसा ही हूँ बस, मैं गा वा नहीं पाता, मैं सच बताऊँ तो। हाँ, देखता हूँ कुछ और कहने को है कि नहीं। हाँ, तो घर ऐसा ही होता है, कभी कभी बच्चों से परेशान होता है मन, बच्चे बड़े होने लगते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ कि मेरे टीनेज में क्या स्थिति चल रही होगी मेरे घर में। मेरे पापा परेशान होंगे ज़रूर, पर मुझे उनकी परेशानी तब भी अच्छी नहीं लगती थी। I want to do something, करना चाहता था मैं। अब इससे पहले कि मैं लास्ट में आऊँ, क्योंकि मैं ख़त्म भी करना चाहता हूँ इस वीडियो को कि भाई आप लोग देख लें इसे आराम से। मेरी वीडियोस जनरली लंबी हो जाती हैं तो शायद लोग देखना नहीं चाहते हैं, उनको स्किप करते हैं। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, तू जिंदा है ज़िंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तू ज़िंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तू ज़िंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तो जिंदगी से जीत कर। हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, मगर तुझे न पा सकी चली गई वो हार कर। हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, मगर तुझे न पा सकी चली गई वो हार कर। आगे चलते हैं फिर इससे, और मैं जल्दी सब्जेक्ट पे आता हूँ। फिर कुछ रह गया होगा तो मैं बाद में कह दूँगा। हाँ, वो एक शेर है मेरे भाई ने कहा है, वो एक्चुअली मैंने कहा था कि मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था, और जब इस दुनिया में नहीं है, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं करेक्ट कर दूँगा अभी। उसने कहा था कि भाई, वैसे ही कहा था मजाक में बात करते करते, जिन्हें सियासत की पड़ी है वो सियासत की सोचें, मेरा पैगाम है मोहब्बत सारे जहाँ तक पहुँचे। बात खूब कहा था उसने, मुझे अच्छा लगा। मोहब्बत तो सारे जहाँ चाहिए, इसकी ज़रूरत है, पहुँचनी चाहिए। और मैंने लगा दिया था इसमें चाहे, तो ये शायद वर्ड गलत हो गया था, क्योंकि मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये बस ऐसे ही मुझे याद है। मैं अभी भी ये लिखा हुआ याद नहीं रखता, मैं तो बस ऐसे ही बोलता हूँ जो मेरे मन में आता है। और मैं आप लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैंने जो बोला इसे तो किसी से कह रहा हूँ। तो दिस वॉज देयर। और हाँ, तो ये मैंने करेक्ट किया है। मैं चाहे को देख रहा था, मैंने कहा भाई ये तो डबल मीनिंग निकल रहा है इसका, चाहे का मतलब तो। लेकिन खैर, चाहे को हटा दीजिए और सारे लगा दीजिए, सारे जहाँ तक पहुँचे। बात खूब है, उसने बहुत अच्छा कहा था। हाँ, वो है नहीं है, I'm sorry for this। मेरे मदर फादर अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लाइफ इज़ लाइक दैट। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि सभी को, क्या कहूँ इसे, हाँ, जाना ही होता है एक दिन। और फिर हमारे यहाँ तो सारांश ही है, मेरे ख्याल से गीता का सारांश है। देखो, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, मैंने गीता कम पढ़ी है, महाभारत ज़्यादा पढ़ी है, आई एम सो सॉरी। और तो गीता में जो मेरी समझ में है, मुँह छोड़ दो उनका कहना है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है। जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है। संसार नश्वर, फिर इससे कैसा मोह। अपने लिए तो ये शब्द ठीक है अगर मैं समझूं इसे, पर दूसरा का तो होता है ना मोह। इंसान ही तो हूँ, मोह छोड़ के कहाँ जाऊँगा, कहाँ छोड़ पाता है मोह, किसका मोह छोड़कर। होता ही है दोस्त, मेरे लिए तो मुश्किल है।
शायद उन्होंने छोड़ दिया हो, जो कहते हैं कि भाई मुँह छोड़ देना चाहिए रोज़। मैं नहीं छोड़ सकता, आई एम सॉरी। नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, काइंडली, मेरी भावना है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मेरा अपने मदर फादर के लिए एक गीत है पुराना, बड़ा रोमांटिक है। मैं ऐसे रोमांटिक गाने तो सुनता था पूरी लाइफ, पर अब कुछ और मायने हो गए हैं ज़िंदगी के, रोमांस वोमांस जैसी तो कुछ। तो अब क्या है, तो ये मैं कहने जा रहा हूँ अपने मदर फादर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। गीत ही है ये भी, देखो मैं गा पाता हूँ कि नहीं, I'll try my best। अभी ना जाना छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाना छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाना छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। यही कहूँगा मैं सदा, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाना छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाना छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, यही कहूँगा मैं सदा, नहीं 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 नहीं, अब ना जाना छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, यही कहूँगा मैं सदा, नहीं 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 नहीं। तो ये लाइनें थी कुछ मैंने अपनी तरह से गा दी अपने मदर फादर के लिए, मम्मी पापा के लिए। बहुत कुछ मिला मुझे उनसे, शायद जीवन ही नहीं, पता नहीं क्या क्या मिला। मार दोनों से गई, बहुत बढ़िया मार गई, लेकिन उनका प्यार भी शायद मन में था, मुझसे कहते नहीं थे कभी कुछ। आज तक मेरी तारीफ नहीं होती घर में। हाँ, पर कल पापा ने कहा मुझसे कुछ, मैं बात कर रहा था उनसे, बड़ा मैं खुश हुआ। पापा इतने बढ़िया उसमें नहीं है, लेकिन वो बात करते हैं मुझसे, पुरानी बातें उन्हें सब याद है। उन्होंने कहा तू तो बड़ा हो गया। अरे मैं कब बड़ा हुआ भाई? पापा के, अरे तू बड़ा हो गया तो तू सारे काम करते हैं। And I was happy, really happy। मैंने बताया भी दिन में, मैंने कहा पापा ऐसे बोल रहे थे, तू तो बड़ा हो गया भाई, तू बड़ा हो गया, सारे काम कर। अरे मेरी तारीफ, पापा पता नहीं क्या चाहते थे मुझसे, कितना खुश। पर मैं बड़ा हो गया, ग्रेट। मैं कभी बड़ा नहीं हुआ होगा। चलिए आपको कुछ अच्छा सुना देता हूँ, मेरे बचपन का ये होगी। मैं बहुत गाता हूँ इस गाने को, अब भी गाता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये गाना मैं सुना करता था तकरीबन
73 या 74 में रेडियो पे मेरी माँ रेडियो की शौकीन थी और वो अखबार भी बहुत अच्छे से पढ़ती थी पूरा। हमारे घर में हर मैगजीन आती थी और मेरी मदर यूज्ड टू रीड एवरी मैगजीन। मैं भी पढ़ता था। वो पूरा अखबार पढ़ती थी, एक एक कॉलम, एक एक लाइन। पापा जल्दी में अखबार पढ़ते थे, सुबह सुबह निकल जाते थे। हमारे घर में अखबार पढ़ने के लिए अक्सर इंतज़ार होता था कि उधर से खाली होगा तो इधर आएगा, उधर से खाली होगा तो उधर आएगा। और फिर मेरा बेटा भी अब कुछ दिन पहले जब उसने कहा कि मैं संस्कृत लेना चाहता हूँ, मैंने कहा हिंदी लो भाई, तुम संस्कृत बाद में अलग से पढ़ लेना। और तो उसको मैंने काम दिया था कि पापा को न्यूज़ सुनाया करो पढ़ के। एंड उसकी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक ही है, करीब करीब। पर पुराने वालों की हिंदी का जवाब नहीं है जो हमारे ज़माने में पढ़ाई जाती थी। पुराने टीचर्स का भी जवाब नहीं है। दे वर ग्रेट। आज के भी अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता भाई, दे आर गुड टीचर्स, सभी अच्छे हैं। लेकिन पुराने वाले तो पुराने वाले ही थे। वो तो जैसे चावल होता ना बासमती का पुराना, दे वर लाइक दैट। हाँ, हमारे शहर के टीचर फेमस थे। चलिए, तो अपने शिक्षकों को और गुरुओं को प्रणाम जरूर करूँगा मैं इस टाइम। और वैसे संसार में देखो हर आदमी गुरु होता है, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और कहते भी हैं लोग कि भाई मूर्ख दोस्त से समझदार और काबिल दुश्मन जो होता है वो बेहतर होता है। ये कहावत है। अगर वो काबिल है, बेहतर है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो मूर्ख दोस्त के मुकाबले वो डुबो देगा कहीं। लेकिन भाई देखो, दोस्त तो सभी तरह के होते हैं, चलता है। चलिए छोड़िए, मैं गाना गा देता हूँ तो कि आपको लंबा ना सुनना पड़े भाई, फिर नहीं तो आप स्किप करेंगे और बार बार वो वीडियो चलती नहीं, लाइक नहीं मिलता, सब्सक्राइब नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई। चलिए मैं गाना गा देता हूँ। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और भी लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, वो दाहिने बाएं थम और मुश्किलों का सामना और वगैरह वगैरह। लेकिन ये मेरे मैं कहूँ तो मेरे बचपन का सबसे पसंदीदा गीत है और मैं इसे आज तक गाता हूँ, कभी कभी अकेले भी, बहुत बार जब भी मुझे याद आ जाता है। तो इसी के साथ मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा। बहुत सारी बातें अनकही रह गई जो मैं कहना चाहता था, पर इतना वक्त नहीं है यहाँ पे। सो फिर मिलेंगे एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं थोड़ा जो हूँ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा कर दो भाई कि कुछ मुझे भी सुने कोई, या मुझे मज़ा नहीं आ रहा मे बी। चलिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। लगातार मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। 010203040708 आ चुकी है और ये 09 है, तो इसे देखिए, एंजॉय कीजिए एंड फिर मिलते हैं। थैंक यू।